नमस्कार साथियों, जय हिंद। कक्षा 12वीं की अर्थशास्त्र सिविल दिग्दर्शिका में से पढ़ने जा रहे हैं, जो कि इसी में से प्रश्न वार्षिक परीक्षा में आते हैं, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें से अपन देखेंगे। तो अर्थशास्त्र इसमें क्या होता है, कैसे होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, तो इनमें से सभी को अपन देखने वाले हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र को जानने से पहले जानते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है। तो अर्थशास्त्र, कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि 2 नंबर में अर्थशास्त्र का अर्थ बताइए। तो अर्थशास्त्र का अर्थ क्या होता है? अर्थशास्त्र 2 शब्दों से मिलकर बना है। अर्थ धन शास्त्र, अर्थ का अर्थ है धन और शास्त्र का अर्थ है विज्ञान। अर्थात जो विज्ञान धन से संबंधित गतिविधियों का अध्ययन करता है उसी को अपन अर्थशास्त्र कहते हैं। इसके अंतर्गत वितरण, आय, उत्पादन इत्यादि समस्त घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम अर्थशास्त्र कहते हैं। और इसके जनक एडम स्मिथ जी हैं, जिन्होंने 1776 में वेल्थ ऑफ नेशंस नामक बुक की रचना की थी, जिसके कारण ये प्रसिद्ध हुई थी और इन्हीं को जनक कहा जाता है। अब इसके बाद देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। तो इसकी परिभाषा है अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो अब जानते हैं अपन व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र क्या होती है। तो बिल्कुल शब्द से ही पता चल रहा है। ये कैसा शब्द दिख रहा है? छोटा दिख रहा है। और ये शब्द कैसा दिख रहा है? बड़ा शब्द दिख रहा है। तो फिर अब इसमें से ही आपको जानना है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र, देखो आप देख सकते हैं ये छोटा शब्द दिख रहा है, मतलब यहाँ पर छोटी छोटी अर्थव्यवस्था की इकाइयों का अध्ययन होगा। और ये है बड़ा शब्द समष्टि अर्थात संपूर्ण, अर्थात इसमें बड़ा अध्ययन होने वाला है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि यदि व्यष्टि अर्थशास्त्र पूछे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, तो बताना है व्यष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र होता है जिसमें अर्थव्यवस्था की छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र शब्द से ही पता चल रहा है कि बड़ा है, अर्थात समष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र होता है जिसमें संपूर्ण इकाइयों का संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है या सामूहिक अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र है कीमत सिद्धांत, क्योंकि इसके सारे नियम कानून कीमत सिद्धांत पर बने हुए हैं। मूल्य सिद्धांत और कीमत सिद्धांत पर। एक प्रकार से ये काल्पनिक भी कह सकते हैं अपन इसको, क्योंकि व्यवहार जगत में इसका प्रयोग ज़्यादा नहीं करते हैं, इसका अपन अधिक प्रयोग करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र क्या है? राष्ट्रीय आय। तो इस प्रकार से यदि प्रश्न आ जाए कि इन दोनों में अंतर बताइए, तो ऐसा लिख सकते हैं अपन, व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र है कीमत सिद्धांत, इसका है समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र है राष्ट्रीय आय का विश्लेषण। और इसमें प्रति व्यक्ति आय का अध्ययन किया जाता है या प्रति व्यक्ति आय का अध्ययन समाहित होता है। और इसमें समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था की संपूर्ण आय का या राष्ट्रीय आय का अध्ययन संभव होता है। और इसमें व्यक्तिगत उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत उत्पादन का अध्ययन किया जाता है, जबकि इसमें राष्ट्रीय उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में वैयक्तिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जबकि इसमें सामूहिक इकाइयों का अध्ययन सामूहिक चरों या समूहों का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं अपन। देखिए, यदि व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं आती हैं, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की कैसी विशेषताएं लिखेंगे अपन। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र शब्द से ही पता चल रहा है कि इसमें छोटी छोटी अर्थव्यवस्था की इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। तो अपन कैसी विशेषताएं लिख सकते हैं? पहली विशेषता है व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करना, सूक्ष्म चरों का अध्ययन करना, अर्थात छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन करना। और समष्टि अर्थशास्त्र की यदि विशेषताओं की बात करें, तो समष्टि अर्थशास्त्र शब्द से ही पता चल रहा है कि समष्टि अर्थात सामूहिक गतिविधियों, सामूहिक अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना, सामूहिक उत्पादन के समूहों का अध्ययन करना, राष्ट्रीय आय का अध्ययन करना इत्यादि इनकी विशेषताएं हैं। तो इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। यदि हम गलतियों की बात करें, यदि हम इनकी सीमाओं की बात करें, व्यष्टि अर्थशास्त्र की क्या गलतियां हैं, तो शब्द से ही पता चल रहा है कि इनकी क्या गलतियां हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र की पहली गलती है कि यह छोटी छोटी इकाइयों पर अधिक महत्व देता है और बड़ी इकाइयों को महत्वहीन कर देता है। अर्थात कहने का मतलब ये है हमारा, कैसा लिख सकते हैं अपन, पहली गलती इनकी क्या होगी, कैसे लिखेंगे? तो पहले लिखना है अपन को कि सूक्ष्म चरों का अध्ययन। इसकी डिटेल में क्या लिखेंगे? व्यष्टि अर्थशास्त्र की पहली सीमा या गलती यह है कि सीमा अर्थात गलती, त्रुटि, सीमाएं, दोष इत्यादि। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की पहली गलती यह है कि यह छोटी छोटी इकाइयों, सूक्ष्म चरों पर अधिक महत्व देता है।
जिससे इसकी ये पहली गलती या दोष है। दूसरी गलती क्या है इसकी? दूसरी गलती व्यष्टि अर्थशास्त्र की दूसरी गलती यह है कि यह व्यक्तिगत इकाइयों पर अधिक महत्व देता है, सामूहिक इकाइयों पर महत्वहीन रहता है या अयोग्य रहता है। तो इस प्रकार से इसकी विशेषताएं होंगी। समष्टि अर्थशास्त्र की क्या विशेषताएं होंगी? समष्टि, इसमें हम सभी जानते हैं कि बड़े बड़े समूहों का अध्ययन किया जाता है, अर्थव्यवस्था के बड़े बड़े समूहों का अध्ययन किया जाता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र की पहली गलती यह है कि यह व्यक्तिगत इकाइयों को महत्वहीन कर देता है। व्यक्तिगत का मतलब क्या होता है? पर्सनली, अर्थात एक एक व्यक्ति की इकाइयाँ, इनको महत्वहीन कर देता है, जबकि इन छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के सामूहिक क्रियाएं बनी होती हैं, लेकिन इन्हीं को ये महत्वहीन कर देता है, मतलब उनको ज़्यादा महत्व नहीं देता है। ये केवल बड़े बड़े सामूहिक गतिविधियों पर महत्व देता है, ये भी दूसरी गलती है। तो इस प्रकार से इनकी गलतियाँ हो गई। क्वेश्चन आता है आर्थिक क्रियाएं और अनार्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, इनमें अंतर बताइए। तो देखिए सीधी बात है कि आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो धन से संबंधित होती हैं, और अनार्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो धन से संबंधित नहीं होती हैं। तो इस प्रकार से अपन लिखेंगे, यदि अंतर आ जाता है तो अपन कैसे लिखेंगे इसका आंसर? तो धन से आर्थिक क्रियाओं का संबंध धन से होता है, जबकि अनार्थिक क्रियाओं का संबंध धन से नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर पहला देखेंगे अपन कि शिक्षक द्वारा स्कूल में पढ़ाना, बच्चों को स्कूल में पढ़ाना, ये आर्थिक क्रिया है क्योंकि इसके बदले उसे पैसे मिल रहे हैं। और जबकि घर पर अपने बच्चे को पढ़ाना, घर पर अपने स्वयं के बच्चे को पढ़ाना, ये अनार्थिक क्रिया होगी। नर्स के द्वारा अस्पताल में रोगियों को देखना, मरीजों को देखना, ये आर्थिक क्रिया है क्योंकि उसको बदले में पैसे मिल रहे हैं। जबकि घर पर बच्चों के साथ क्रिकेट खेलना, इससे ये अनार्थिक क्रिया है। कृषक द्वारा खेत में काम करना, ये आर्थिक क्रिया है, जबकि बच्चों की देखभाल करना या माँ के द्वारा बच्चे की देखभाल करना, ये अनार्थिक क्रिया है। ये दिग्दर्शिका में प्रश्न दिए गए हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए, ये बता चुके हैं। समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं बताइए। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य अंत व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य अंत कीमत सिद्धांत है। इसका वास्तव में क्या होता है? इसका कीमत सिद्धांत को मूल्य सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं अपन। तो ये भी बता चुके हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसके जो नियम कानून बने होते हैं वो मूल्य सिद्धांत के नाम पर बने होते हैं और पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित होते हैं। इसके बाद समष्टि अर्थशास्त्र की एक उपयुक्त परिभाषा दीजिए। तो समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र कीमत राष्ट्रीय आय विश्लेषण है। ये परिभाषा आप याद कर सकते हैं। प्रोफेसर बोल्डन के अनुसार दी गई है, लेकिन इसमें नहीं है। हाँ है इसमें। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यापक अर्थशास्त्र की मात्रा, इसको नहीं करना है, ये बड़ी परिभाषा है। कौन सी परिभाषा याद करनी है? प्रोफेसर बोल्डन के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र राष्ट्रीय आय का विश्लेषण है। इस प्रकार से ये आप लिख लीजिए। इस प्रकार से ये प्रश्न दिए गए हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र के में अंतर बताइए, ये भी बता चुके हैं। अब इसके बाद देखते हैं अपन क्या है इसमें दिया गया है प्रश्न। अर्थव्यवस्था दो शब्दों से मिलकर बनी है। अर्थ धन व्यवस्था, अर्थात धन का इंतजाम करना अर्थव्यवस्था कहलाती है। ये कैसे होता है? तो लोग प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र में कार्य करके, किसी न किसी में कार्य करके जो जीविका उपार्जन करते हैं, अर्थात जीविका प्राप्त करते हैं, पैसे कमाते हैं, उसी को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है, अवसर लागत क्या होती है? तो अवसर लागत वह लागत होती है, अवसर लागत ऐसे अपन लिख सकते हैं कि अवसर लागत किसी वस्तु का परित्याग करना ही अवसर लागत कहलाती है। उदाहरण ये लिख सकते हैं अपन कि एक व्यक्ति के पास दो साधन हैं। एक व्यक्ति के पास ट्रैक्टर और बस है, और दोनों एक ही साथ दो जगह पर जाना चाहता है, अर्थात दो ऑर्डर उसके हैं। जैसे मान लीजिए बस को जाना है किसी मेले में वो किराए पर, और ट्रैक्टर को किसी मालवाहक वस्तुओं के लिए भेजना है, और व्यक्ति है एक, तो उन दो में से किसी एक का वो परित्याग करेगा। तो किसी वस्तु का परित्याग करना ही अवसर लागत कहलाती है। अब है उत्पादन संभावना वक्र, दाएं ओर खिसकने का क्या अभिप्राय है? इसका अवसर लागत उत्पादन संभावना वक्र, संभावना की जाती है कि जब किसी एक वस्तु का उत्पादन अधिक बढ़ाते हैं तो दूसरी वस्तु का उत्पादन हमें कम करना पड़ता है, उसी को हम उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। और इसका वक्र जो है
यदि हम बी वस्तु का उत्पादन बढ़ा रहे हैं, यदि हम बी वस्तु का उत्पादन बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर हम कम कर देंगे। और यदि हम बी वस्तु का उत्पादन कम कर रहे हैं तो हम ए वस्तु का उत्पादन बढ़ा देंगे। तो इस प्रकार से वक्र ये जो है ना, ये कहलाता है वक्र रेखा। ये दाएं से नीचे की ओर आने लगती है, नीचे की ओर खिसकने लगती है। तो इस प्रकार से ये है आदर्शक आर्थिक विश्लेषण। आदर्शक मतलब अच्छा होता है, अपने लिए जो नीतियां बनाई जाती हैं। आदर्शक आर्थिक विश्लेषण वह विश्लेषण होता है जो इसके द्वारा जो भी विधियां बनाई जाती हैं वो हमारे मानव समाज के लिए सकारात्मक हैं, अर्थात अच्छी हैं या नहीं, ये विश्लेषण करता है आदर्शक आर्थिक विश्लेषण। उदाहरण के लिए यदि समाज की स्थिति को सुधारने के लिए, यदि अपने जो मानव समाज है उसको सुधारने के लिए जो सरकार के द्वारा जैसे शराब जैसे मादक पदार्थों पर कीमतें बढ़ाने पर और टैक्स अधिक लगाने पर जो कार्य किया जाता है वह हमारे लिए अच्छा ही है, क्योंकि इसकी मांग यदि इनकी कीमतों में वृद्धि की जाएगी तो लोग कम खरीदेंगे, इससे हमारे समाज में सुधार होगा। तो ये आदर्शक आर्थिक विश्लेषण के अंतर्गत बताता है ये। अब सकारात्मक विश्लेषण किसे कहते हैं? तो सकारात्मक विश्लेषण वह विश्लेषण होता है जो यह जानने का प्रयास करता है कि विभिन्न तंत्र, आर्थिक तंत्र किस प्रकार कार्य कर रहे हैं।